पास फिक्स पर आप सभी को स्वागत है। कल का क्लास चला था बायोलॉजी में पार्ट 2 चला था, जिसमें आपको बताया गया था पोषण का इंट्रोडक्शन। मैं एक बार पोषण का इंट्रोडक्शन फिर से रिपीट कर देता हूँ। पोषण चला था, पोषण किसे कहते हैं? तो जब कोई जीव बाहरी वातावरण से भोजन को ग्रहण कर उससे ऊर्जा प्राप्त कर लेता है तो उस क्रिया को पोषण कहते हैं। और पोषण जीवों में पोषण करने की दो विधि चला था। तो जीवों में पोषण करने की दो विधि होता है, एक स्वपोषण और एक परपोषण। स्वपोषण को मैंने फुल डिटेल पढ़ाया और परपोषण को पढ़ाया था। स्वपोषण में चलता है कि जब कोई जीव स्वयं अर्थात अपने भोजन को बनाता है तो उसे कहते हैं स्वपोषण, तथा वैसे जीव को स्वपोषी जीव कहते हैं। इसका उदाहरण है पेड़ पौधे जितने भी है स्वपोषण के अंतर्गत आते हैं और उस जीव को ही यानी पेड़ पौधे को कहते हैं स्वपोषी जीव, स्वपोषी जीव। अगला चला था परपोषण, यानी जब कोई जीव अपने भोजन प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहता है तो उसे परपोषण कहते हैं। और परपोषण की 3 विधि है। सबसे पहला आता है मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण में पढ़ाया गया कि जब कोई जीव सड़े गले पदार्थ को पोषण के रूप में ग्रहण करता है तो उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। और दूसरा जैसे कीट था, जैसे कवक था, प्रोटोजोआ था, गोबर छत्ता था, ये सब के सब आते हैं मृतजीवी जीव में। दूसरा पढ़ाया गया आपको परजीवी पोषण, यानी परजीवी में जब कोई जीव किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहता है तो उसे परजीवी जीव कहते हैं। जैसे जू पढ़ाया गया, यानी जू जो होता है, माथा में जू होता है, वो देखते हैं कि खखोर करके पूरी तरह से खा जाता है, यानी हमारी ऊर्जा को जू जो है हमारे माथे में से खा जाता है, तो वैसे जीव को परजीवी जीव कहते हैं। एक और उदाहरण था अमरबेला। अमरबेला जो होता है अर्थात किसी प्लांट पर जाता है, यानी बड़े पौधे पर, जैसे मैंने लिया था बेर का पेड़ है या और कोई घास है या कोई फसल है, उस पर अगर चल जाता है तो उसके सारे भोजन को खा जाता है। और तीसरा में आपको पढ़ाया गया प्राणी संपोषण, कि जब कोई जीव ठोस रूप में अपना भोजन ग्रहण करता है तो वैसे पोषण को प्राणी संपोषण कहते हैं, तथा वैसे जीव को प्राणी संपोषी जीव कहते हैं। इसका उदाहरण है मनुष्य है, अर्थात जीव जंतु जितने भी बड़े बड़े जीव है सब के सब पर पोषण में आता है। तो मैंने पोषण को बहुत अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया। और आज का क्लास है पौधों में पोषण कैसे होता है। पौधों में पोषण कैसे होता है अर्थात पौधों में पोषण क्लास है। सबसे बड़ी बात है इसमें कि पौधों में पोषण, जब पौधा पोषण करता है यानी पौधा अपना भोजन बनाता है तो उस प्रक्रिया को ही कहते हैं पोषण, या उस प्रक्रिया को कहेंगे प्रकाश संश्लेषण। मीन समझते हैं कि पौधा बाहरी वातावरण से भोजन, जैसे जीव जो है बाहरी वातावरण से किसी न किसी प्रकार से क्या किया, भोजन को ग्रहण किया, लेकिन पौधा भी भोजन को ग्रहण करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके लिए इसके पास प्रोसेस है। वो प्रोसेस है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण यानी पौधा जब भोजन बनाता है अथवा अपने पोषण के लिए भोजन बनाता है तो उस प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या बोला? पौधे जिस प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाता है उस प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? तो पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण करने के लिए मतलब पौधे के भोजन बनाने के लिए 4 कारकों की आवश्यकता होता है, जिसमें से सबसे पहला कारक है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा कारक है जल, तीसरा कारक है सूर्य का प्रकाश और चौथा कारक है क्लोरोफिल। यानी 4 कारक आपने देखा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल। यानी कि होता क्या है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है क्लोरोफिल। यानी जेकरा में क्लोरोफिल रहेगा वही प्रकाश संश्लेषण करेगा, वही अपने आप भोजन बनाएगा, वरना और कोई जीव बनाएगा नहीं। और क्लोरोफिल वाला जो जीव है वो है ओनली फॉर पौधा, यानी पेड़ पौधे जितने हैं सभी के पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल। सबसे पहले हम समझते हैं कि क्लोरोफिल को डीलिंग करते हैं, मतलब इसको डील करते हैं। पौधे के आपने पत्ती को देखा होगा, पौधे के पत्ती में एक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है, उस वर्णक का नाम है आता हरित लवक। हरित, इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्लोरोप्लास्ट।
यानी पौधे के पत्तियों में हरित लवक पाया था जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और इसी क्लोरोप्लास्ट में मटेरियल हरे रंग का होता है और उस हरे रंग का जो मटेरियल पाया जाता है उस हरे रंग के मटेरियल को कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को हिंदी में कहते हैं पर्णहरित। ये बहुत बार प्रश्न आ चुका है, क्लोरोफिल को हिंदी में कहेंगे पर्णहरित। आपने ये देखा कि प्लांट है जो पौधा है उसके पत्ती में एक हरित लवक पाया जाता है, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और इसके बीच में जो पाया जाता है इसमें मटेरियल जो हरे रंग का मटेरियल है वो है क्लोरोफिल। और यही क्लोरोफिल के कारण ही पौधे के पत्ती हरा भी होता है और यही क्लोरोफिल में क्षमता है प्रकाश संश्लेषण करने की। पहला प्रकाश संश्लेषण के लिए एक कारक मिल गया, वो मिल गया क्लोरोफिल जो पत्ती में उपलब्ध हो गया। दूसरा इसको चाहिए प्रकाश संश्लेषण करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड ये वायुमंडल से प्राप्त करता है विसरण विधि द्वारा। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से प्राप्त करेगा विसरण विधि और ये विसरण विधि द्वारा प्राप्त करता है। और फिर अगला कारक है वह है जल। अर्थात जल जो है मिट्टी द्वारा प्राप्त होता है और जल जो है जड़ में अर्थात मिट्टी में जल होता है और जड़ जो होता है वहां से क्या करता है पौधों खींचता है, अवशोषित करता है। और जल के साथ साथ में अन्य कई ऐसे खनिज भी क्या होता है अवशोषित होता है, जैसे नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, फास्फोरस और कैल्शियम। कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न आता है कि अर्थात पौधे के लिए पौधे और मैग्नीशियम का संबंध किससे है या फास्फोरस का संबंध किससे है या कैल्शियम का संबंध किससे है। तो अर्थात अन्य खनिज है जब प्रकाश संश्लेषण होता है तब पानी के साथ साथ में भी आता है। आइए हमने समझा क्या कि प्रकाश संश्लेषण करने के लिए 4 कारक की आवश्यकता है, जिसमें से एक कारक जो मिल गया वो पौधे में ही मिल गया। दूसरा कारक मिला वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है 0.03%। अब वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड जिस विधि द्वारा प्राप्त करता है उस विधि को कहते हैं विसरण विधि। दूसरा है जल। अर्थात जल जो है जड़ जमीन से इसकी जड़ लाता है और ऊपर पहुंचाने का कार्य करता है। तीसरा है सूर्य का प्रकाश और 4 नंबर है क्लोरोफिल। अर्थात ऑल ओवर की बात करेंगे तो प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पौधों के 4 कारकों की आवश्यकता होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। यानी कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से प्राप्त किया, जल को जड़ द्वारा मिट्टी से प्राप्त किया, अपने प्रकाश को सूर्य की प्रकाश और क्लोरोफिल ऑलरेडी इसके पास था। जब ये चारों कारक मिल जाता है तो बड़ी आसानी से कैपेसिटी है इसके पास प्रकाश संश्लेषण करने का था, भोजन बनाने का। तो देखा कि आपने कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल का सूत्र है H2O और सूर्य का प्रकाश से क्लोरोफिल, चारों भाई साहब मिल करके ग्लूकोज का निर्माण करेगा। अर्थात ग्लूकोज में C6H12O6 बना, साथ में O2 बना और उसके बाद बन गया H2O। तो यहाँ से प्रश्न आता है कि पौधे इसे कहते हैं रासायनिक समीकरण, यानी प्रकाश संश्लेषण के रासायनिक समीकरण। यहाँ से भी 2 नंबर के प्रश्न आता है कि CO2 प्लस H2O, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल मिल करके ग्लूकोज बनाएगा, ऑक्सीजन बनाएगा और साथ में क्या होता है अर्थात H2O जो फालतू जल रहता है वो क्या होता है बाहर निकल जाता है। जैसे हम लोग खाना बनाते हैं तो तसला में बनाते हैं खाना, चावल को पकाते हैं तो जब चावल को पकाते हैं तो माड़ पसाते हैं, फालतू होता है उसे फेंक देते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब इसके पास फालतू अगर जल होता है तो क्या होता है पत्तियों के द्वारा बाहर निकल जाता है। अब बात आता है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गया कैसे और ऑक्सीजन बाहर निकला कैसे, या जल भी फालतू बाहर निकला कैसे। तो इसके लिए हमको समझना पड़ेगा पत्ती के स्ट्रक्चर को। आप देख रहे हैं पत्ती क्या था, स्ट्रक्चर में था, पत्ती में कुछ इस प्रकार से फिगर होती है। यानी पत्ती में जो देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से ये है, इसी को कहते हैं स्टोमाटा या इसी को कहते हैं छिद्र या इसी को कहते हैं रंध्र। और इस स्टोमाटा के एक बॉडीगार्ड है चारों तरफ से, उसे कहते हैं रक्षक कोशिका। यानी ये वाला जो आपको ऐसे दिख रहा है ये स्टोमाटा मतलब ये वाला छिद्र का बॉडीगार्ड है। यानी कि स्टोमाटा मतलब छिद्र के बॉडीगार्ड को कहते हैं रक्षक कोशिका। रक्षक कोशिका अर्थात इसे गार्ड सेल कहते हैं, गार्ड सेल।
और यही गार्ड सेल का कार्य है कि कब यह स्टोमाटा का छिद्र खुलेगा और कब स्टोमाटा के छिद्र बंद होगा, ये गार्ड कोशिका पर निर्भर करता है, गार्ड सेल पर निर्भर करता है, रक्षक कोशिका पर निर्भर करता है। अगर ये खुलेगा तो इसके अंदर पानी जाएगा, अगर नहीं खुलेगा तो इसके अंदर पानी नहीं जाएगा। अब पानी जाएगा तभी प्रकाश संश्लेषण भी होगा, पानी नहीं जाएगा तब प्रकाश संश्लेषण होगा नहीं। तो ये खुलने का इसका रीजन है ओनली फॉर ए दिन में ही खुलता है। सर वो कैसे? जब पौधे के अर्थात जड़ द्वारा पानी ऊपर आता है पत्तियों में, तो क्या होता है कि रक्षक जो कोशिका है पानी प्राप्त करके ये फूल जाता है, और जब फूलता है तो ऑटोमेटिक इसका क्या होता है, द्वार खुल जाता है, और जब द्वार खुल जाता है तो इसमें आसानी से पानी चल जाता है, और जब आसानी से पानी चल जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न हो जाएगा। और जैसे ही शाम होता है तो होता क्या है कि अर्थात तो उसके बाद धीरे धीरे इसमें से पानी खत्म होता है, उत्सर्जन के द्वारा बाहर नहीं, इसमें से वाष्पित हो जाता है, वाष्पित होता है तब पानी इसमें से कम जाता है, और जब पानी कमेगा तो रक्षक उसका ऑटोमेटिक सड़ जाता है, और फिर अब अंदर पानी नहीं जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण होगा नहीं। तो इससे साबित हुआ क्या कि प्रकाश संश्लेषण सिर्फ और सिर्फ दिन में होगा, रात में होगा नहीं। और जब प्रकाश संश्लेषण हुआ तो क्या किया कि प्रकाश संश्लेषण सिर्फ दिन में हुआ, तब पौधा ग्रहण किया कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में ग्रहण किया जल, साथ में सूर्य का प्रकाश, इसके पास था क्लोरोफिल, तो बनाया C6H12O6 अर्थात ग्लूकोज, ग्लूकोज बना दिया, और उपोत्पाद के रूप में अर्थात दे दिया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जैसे ही बनाया जिससे हमको फायदा हो गया, अतः हम लोग ऑक्सीजन दिन में इसे ग्रहण कर लेते हैं। अब फालतू जो जल बचा वो पत्तियों से क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो आपने ये देखा कि यहाँ से अब प्रकाश संश्लेषण कैसे हुआ, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 कारक रहा। पहला कारक कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, और उपोत्पाद के रूप में खुद ग्लूकोज बना लिया, और उसके बाद बना दिया O2, अतः O2 जो है मनुष्य के लिए फायदा हो गया। तो प्रश्न आता है कि O2 अर्थात ऑक्सीजन पत्ती से किस माध्यम द्वारा निकलता है? तब पत्ती से निकलता है, वो निकलता है विसरण विधि द्वारा। प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है कि रात में? तो दिन में। प्रकाश संश्लेषण होने के लिए कितने कारकों की आवश्यकता होता है? तो 4 कारकों की आवश्यकता होता है। प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है? तो अर्थात वो बनता है, प्रकाश संश्लेषण के उपोत्पाद के रूप में बनता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अर्थात ऑक्सीजन किससे निकलता है? तो स्टोमाटा से निकलता है। या CO2 को कैसे प्राप्त करता है? तो स्टोमाटा की सहायता से प्राप्त करता है। या जल कैसे जाता है? तो स्टोमाटा की सहायता से जाता है। अतः स्टोमाटा के चारों तरफ से घेरे उसे क्या कहते हैं? तो रक्षक कोशिका कहते हैं, या गार्ड सेल कहते हैं। अर्थात स्टोमाटा को नियंत्रित कौन करता है, कंट्रोल कौन करता है? तो रक्षक कोशिका करता है। अब एक और प्रश्न आता है कि हरित लवक और एक पत्ती है, तो पत्ती को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषी अंग। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव आता है। पत्तियों को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषी अंग, और हरित लवक को, क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषी अंगक। यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण है, गलती बच्चे लोग कर देते हैं। पत्तियों को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषी अंग, और हरित लवक क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषी अंगक। और फिर आते भी पूछा जाता है कि पौधे की पत्ती हरा क्यों होता है? तो होता है क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल के कारण पत्ती हरा होता है। और एक क्लोरोफिल केकरा में होता है? तब पत्ती में होता है। पत्तियों में आओ केकरा में? तो हरित लवक में। अब ऑप्शन के अनुसार डिपेंड करता है कि कैसे ऑप्शन दिया गया है। तो आज की क्लास में ये इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, शेयर करें, और साथ में सब्सक्राइब करेंगे। बाय।